आदाब, मैं आपके साथ शरीफुल्लाह। इस वक्त हम मौजूद हैं नवाबों की नगरी लखनऊ में, जहाँ की नज़ाकत, नफासत पूरी दुनिया को पता है कि यहाँ पर अदबों का एक इलाका है, अदबों की नगरी है और यहाँ बहुत अदब से लोग पेश आते हैं। लेकिन जब बात राजनीति की हो तो हर जगह सरगर्मियाँ तेज़ हैं। वैसे तो पलटी जो है वो बिहार में राजनीतिक स्तर पर हुई है, लेकिन उसका असर पूरे देश में है। आपको पता होगा कि वहाँ पर फिर से नीतीश कुमार ने लालटेन में फिर चिराग जलाई है और उनके साथ सरकार बना ली है। लेकिन इसके अलावा उसकी जो असर है, उसकी जो पार्टी का असर है पूरे देश में है। और वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी चर्चा हो रही है। वजह यह है कि कुछ दिन पहले वहाँ के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। अब लोग अख्तरुल ईमान पर नज़र गड़ाए हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम ये क्यों बात कर रहे हैं। दरअसल हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, इनका नाम तौफीक अहमद खान है। ये लखनऊ के प्रवक्ता हैं, यानी ज़िला प्रवक्ता हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि वहाँ का असर यहाँ पर किस तरह से दिख रहा है। सबसे पहला सवाल, जो बिहार में सरकार बदली है, नीतीश कुमार एक बार फिर से तेजस्वी के साथ आए, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा फ़ैसला मेरे ख़्याल से, क्योंकि हम लोग ये जानते थे कि एक चीज़ समझ लीजिए कि रीजनल पार्टीज़ जो हैं पूरी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अगर वो बीजेपी के साथ जाएंगी तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि वो अपने आप में ख़त्म हो जाएंगी। उनका अस्तित्व धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और इससे पहले कुछ दिन पहले बीजेपी के अध्यक्ष ने बात कही भी थी कि हम रीजनल पार्टीज़ जो है ख़त्म हो जाएंगी और सिर्फ बीजेपी ही एक सामने रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है, क्योंकि देश के अंदर विपक्ष का रहना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे संविधान को मजबूत करता है। अगर विपक्ष ही नहीं रहेगा तो फिर हमारा संविधान कैसे मजबूत होगा। दूसरी चीज़, जो नीतीश कुमार ने काम किया, नीतीश कुमार ये बात समझ गए थे कि बीजेपी उनको धीरे धीरे ख़त्म कर रही है, इसलिए उन्होंने एक अच्छा फ़ैसला लिया। लेकिन हमारा ये मुद्दा है कि आप चाहे गठबंधन जिससे करें, सरकार जिसकी भी बन रही है, लेकिन हमारा मुद्दा आज भी सीमांचल है कि आप 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं और सीमांचल इस पूरे मुल्क का एक ऐसा ज़िला है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीबी है, जहाँ पर स्कूल्स नहीं है, जहाँ पे कॉलेज नहीं है, जहाँ पे सड़क नहीं है। तो हमारा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुद्दा आज भी वही है कि भाई आप 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हो, आप 10वीं बार बनो, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारे सीमांचल का क्या होगा, हम इसकी बात कर रहे हैं। आपके पास मुद्दा है लेकिन मुद्दा उठाने वाले नहीं हैं। 5 लोग थे, अब अख्तरुल ईमान बचे हैं। 4 लोग आरजेडी में शामिल हो गए। हो सकता है उन्हें पहले से पता रहा हो, अब उनको हो सकता है किसी को मंत्रालय मिल जाए। इसको कैसे देख रहे हैं कि जहां किसी तरह से आप जीत भी रहे हैं, उसके बाद वो किसी और पार्टी में शामिल हो जाते हैं? देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए कि किसी के आने से जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है राजनीति के अंदर। आपके अंदर अगर गट्स है, आपके अंदर हिम्मत है लड़ने की, बात करने की। आप हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर देखिए, बहुत से पार्लियामेंट्री बैठते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की बात तो अलग है ना, वो एक ही है लेकिन हर मुद्दे पर उठाते हैं ना आवाज़। वैसे ही बिहार की असेंबली में अब हमें देखना ये है कि अब तक तो चलिए बीजेपी थी, आप हमारे मुद्दों को नहीं सुन रहे थे, आप दबे हुए थे। अब तो सेकुलर पार्टीज आ गई हैं ना। चलिए, अब मैं कहता हूँ 5 विधायक नहीं है, अख्तरुल ईमान है ना। अब जब वो आवाज़ उठाएंगे अख्तरुल ईमान, तो देखना यह है कि अब कितनी सुनवाई होती है सीमांचल के। अब लोग कह रहे हैं वो भी जा सकते हैं, नहीं चल रही नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अख्तरुल ईमान अपनी जगह से हिलने वाले नहीं हैं। उनके नाम में ही ईमान है, अपना ईमान इंशाल्लाह नहीं बेचेंगे। दूसरी चीज़, मैं ये कह रहा हूँ कि जब अख्तरुल ईमान असेंबली के अंदर सीमांचल के विकास के लिए आवाज़ उठाएंगे, तो हमको देखना ये है कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव उस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्या काम करेंगे। बिजली के लिए काम करना है, वहाँ पर जो नहर का पानी बाढ़ ऊपर होती है और खेतों में चला जाता है, लोगों को नुकसान होता है, उसके लिए क्या काम करेंगे। स्कूल्स के लिए, कॉलेज के लिए क्या काम करेंगे। अब तो देखना हमको ये है ना, क्योंकि तेजस्वी ने कहा कि अब हम नौकरी, सरकारी नौकरी जल्द ही वहाँ पर प्रक्रिया शुरू कर देंगे। देखिए, अच्छी बात है अगर वो बात कर रहे हैं सरकारी नौकरी की। देखिए, देश के लिए ज़रूरी भी है। इस वक्त बेरोजगारी बहुत चरम पर है। अगर तेजस्वी यादव नौकरी देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल स्टंट होता है। हर नेता आता है, कहता है मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा। ये तो बाद में पता चलता है कि करके क्या दिखा रहा है। अब असेंबली में अब अख्तरुल ईमान जाएंगे, वहाँ के सीमांचल की गरीबी के लिए बात करेंगे। अब हम देखेंगे कि क्या बात करेंगे। तो अब लगता है कि मुसलमानों को भला होगा ये सेकुलर सरकार बनने से? भाई, यही तो देखना है। आप कह रहे हैं ना कि 4 विधायक चले गए, हमें उसकी फिक्र नहीं है। हमारे पास एक आवाज़ है, अख्तरुल ईमान है। एक आवाज़ कौन सुनता है? एक आवाज़ सुननी पड़ेगी।
एक आवाज आज पूरा देश सुन रहा है असदुद्दीन ओवैसी की। सुन ही तो रहा है ना, अमल सुन भी रहा है, अमल भी होता है। नहीं ऐसा नहीं है, अमल होता है, अमल होता है। मैं कई बार मीडिया वालों से कहता हूं कि लोग कहते हैं कि आप सड़क पे क्यों नहीं आते। हम कहते हैं हम सड़क पर आते हैं, लेकिन सड़क पर आप चाहे 1000 लोग आकर चिल्लाइए, आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। लेकिन पार्लियामेंट और असेंबली एक ऐसी जगह होती है कि आपका एक आदमी भी अगर पहुंच के चीखेगा ना तो पूरा हिंदुस्तान सुनता है और सरकार को सुनना पड़ता है। ये संविधान है, सरकार को पलट के जवाब देना पड़ेगा आपको, आपके जो आप पूछेंगे उनसे। तो उसी तरह जी एक चीज़ और बिहार में हुई, आपने देखा एक वीडियो वायरल हुई है, अंजना ओम कश्यप वहाँ पर कवर करने गई थी, गोदी मीडिया मुर्दाबाद और इस तरह के तमाम नारे लगे। इसको कैसे देखते हैं आप? भाई ये कब तक चलेगा? आदमी की एक लिमिट करने की, एक सहन करने की एक क्षमता होती है। 2014 से लगातार जिस तरह का प्रोपेगेंडा इस मुल्क के अंदर बनाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम जमाती ये वो सब करा जा रहा है, लोग त्रस्त हो गए इस चीज़ से। अब वो गुस्सा तो निकलेगा ना कहीं। आप पहुंच के जब गलत सवाल करोगे, जब सरकार की तरफ से बोलने की कोशिश करोगे तो पब्लिक गुस्सा आएगी ही। आप एक पत्रकार हैं, आप निष्पक्ष हैं, आप सवाल, आपका काम है पूछना, मेरा काम है जवाब देना। लेकिन जब आप किसी के तरफ से आप बैटिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ना, पब्लिक गुस्सा आएगी ही। भाई आम जनता आप उसको आम ही आपके हिसाब से सही हुआ? देखिए, मैं किसी भी तरह की बदतमीजी के खिलाफ हूँ। वो एक महिला है, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी चीज़ कि हिंसा नहीं होनी चाहिए थी, तो वहाँ पर वो दोनों चीज़ें नहीं हुई। ना किसी ने हिंसा करी उनके साथ, ना किसी ने बदतमीजी करी। हाँ, अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया गोदी मीडिया कह के, ठीक है, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया, संवैधानिक तरीके के अंदर रह के किया, कोई बदतमीजी नहीं हुई। गोदी मीडिया का इस तरह से आईना दिखाना ये ज़रूरी था आपके हिसाब से? ये बिल्कुल ज़रूरी है भाई। देखिए इससे क्या बदलेगा? क्या उनका जो देखिए रवैया है, जो प्रोपेगेंडा है, वो बदल जाएगा? इससे होता क्या है कि जिस तरह से सरकार है, सरकार कहती है हमने ये कर दिया, वो कर दिया, फला कर दिया, किया कुछ नहीं। लेकिन जब पब्लिक उनसे पलट कर सवाल करेगी ना तो उनको समझ में आएगा कि हाँ, ये घास नहीं खा रहे हैं, ये पब्लिक घास नहीं खा रही है, ये समझ सब रही है, वोट दे रही है लेकिन समझ सब रही है, आपको पलट भी सकती है। उसी तरह से मीडिया समझ रही है कि हम जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ये पब्लिक समझ नहीं रही है, हमारे बेवकूफ़ी में आ रही है। ऐसा नहीं है, पब्लिक सब समझ रही है और पब्लिक इसीलिए बीच बीच में उनको जता देती है कि हम समझ सब रहे हैं, बेवकूफ़ मत समझो हमको। तो ये करना जरूरी है। क्या असर पड़ेगा? वो तो फिर जाएंगे अपना स्टूडियो में बैठ के खबर करेंगे। बिल्कुल ठीक है, उनको ऊपर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पब्लिक के ऊपर तो पड़ रहा है ना। हमें मीडिया पे असर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है नहीं फ़र्क है, सरकारों पे फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा नहीं फ़र्क है। अगर पब्लिक के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, अगर ये जनता समझ रही है कि ये चीज़ गलत हो रही है, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा 2024 के इलेक्शन में यही जनता होगी जो उनको उठा के फेंक देगी बाहर। पिछले कुछ दिनों से महंगाई हर एक चीज़ में देख रहे हैं कि दाम बढ़ रहे हैं, जीएसटी के जरिए दाम बढ़ाए जा रहे हैं। 2014 से पहले एक वक्त था कि आपके जो मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे स्मृति ईरानी हो या और भी लोग हैं, वो सिलेंडर को उठा के प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों पर बैठ रहे थे। क्या अब महंगाई नहीं है इस वक्त जो कोई नज़र नहीं आ रहा, या वो लोग अब बोल नहीं रहे हैं? कैसे देखते हैं आप? भाई महंगाई तो इस वक्त सबसे ज़्यादा चरम पर चल रही है। जिस तरह के जो वादे इन लोगों ने किए थे 2014 से पहले कि सिलेंडर लेकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कह रहे हैं कि इतनी महंगाई हो गई, आज सिलेंडर के दाम कहाँ हैं? आज आपको पता है जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते हैं, जब भी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा असर बिजनेस के ऊपर होता है, क्योंकि हर चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं। सरकार, मैं आपको इससे पहले भी मैंने मीडिया पर कहा था कि जो मिडिल क्लास का जो वर्ग होता है, जो बिजनेस करता है, छोटे दुकानदार, उनको मजबूत करने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार क्या चाह रही है मालूम है आपको? सरकार चाह रही है कि एक आटे की भी, अगर आपको 5 किलो का आटा भी लेना है ना, तो आप प्राइवेट कंपनी से लो जाकर। ये जो अपनी कंपनी छोटी छोटी बनाकर, जो मिडिल सेक्टर जो होता है, एक आम आदमी जो होता है, जो सोचता है कि मैं एक बिजनेस करूं, एक अपना जो है कारोबार बढ़ाऊं, वो अपनी कंपनी बनाता है। सरकार चाह रही है कि तुम अपनी कंपनी बंद करो, तुम इन बड़े लोगों के पास आओ, इनके नीचे नौकरी करो, तुम्हें अपनी कंपनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये खेल चल रहा है, इसको बहुत सोचने की, हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि अगर देश की इकोनॉमी को अच्छा करना है तो ये जो मिडिल क्लास जो बिजनेस करते हैं छोटा छोटा, इनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। सब ठीक तो हो रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है और दुनिया भर में देश का नाम हो रहा है, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। कहाँ दिक्कत हो रही है? आप लोग सिर्फ एक इल्ज़ाम लगाते आ रहे हैं 2014 के बाद से, सब तो सही हो रहा है। हाँ, वो हमने देखा न्यूज़ पर कि चीन कहाँ आ गया, वो सैटेलाइट्स की जो इमेजेस आई हमने देखा। आपको पता है कि पूरी दुनिया में कोई फैसला लिया जाता है तो हमारे मोदी साहब से पूछा जाता है। आप हंस रहे हैं, ये अमित शाह जी ने कहा है। कहाँ कहा है अमित शाह जी ने? अमित शाह जी ने कहा है कि यहाँ बिना इनके लिए बात के फैसला नहीं होता पूरी दुनिया में। होता होगा, वो
रूस यूक्रेन का युद्ध भी जब रुका था हाँ, तो वो मोदी जी ने रोका था। हाँ? और चाइना का जो मतलब आ रहे हैं तो मोदी जी ने डांट दिया था, तो पीछे चले गए हैं। आंख दिखा दी हो थी। सकता है, हाँ? हो सकता है। ये चल रहा है, आप लोग सिर्फ देखिए, इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, हम लोग इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, जो भी सच्चाई है इस देश के अंदर वो आपके सामने है। आज अब ये वक्त जो है आंखें खोलने का है। ये पिछले जो 8 सालों से मुल्क को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हमारा डंका बज रहा है, हमारा डंका बज रहा है। क्या आपने मैगजीन नहीं पढ़ी थी अमेरिका से जो निकली थी? क्या कहा गया था? क्या किस तरह से दूसरे देश के लोग भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कहते हैं हमारी प्रधानमंत्री जी से हमारे मतभेद होंगे, लेकिन जब कोई हमारे प्रधानमंत्री को अगर इस मुल्क के कुछ कहेगा तो वो हमारे देश को कह रहा है। देश का नाम तो बढ़ रहा है देश ना, का ऊंचा हो नाम रहा है। नहीं बढ़ रहा है। अभी आपने कितनी चीज़ें देखी, किस तरह से इन लोगों ने बदतमीजियाँ करी हैं दूसरे देशों ने। ये हमें तकलीफ देती हैं ये सब चीज़ें। ये चाइना जो बदतमीजी कर रहा है, ये जो पड़ोसी मुल्क जो ये पाकिस्तान बैठ के बदतमीजी करता है, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है बोलने। पाकिस्तान की हिम्मत देख रही किस तरह से बदतमीजी, किस तरह की बयानबाजियाँ, किस तरह के क्या क्या नहीं कहता है हमारे मुल्क को। तो ये क्यों हो रहा है? ये देखिए, आपको एक चीज़ बता दूं कि दूसरे देश हम पर आंख तब दिखाते हैं जब हम इकोनॉमी से जब कमज़ोर होने लगते हैं, तभी दूसरे देश हमको आंख दिखा सकते हैं। अगर हम इकोनॉमी से मजबूत हैं, देखिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात कहने की ज़रूरत है। अगर हम इकोनॉमी से मजबूत होंगे तो कोई भी देश हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। लेकिन ये चीज़ समझ नहीं रहे बीजेपी वाले। हिंदू मुस्लिम और सफ़ेद कपड़ा काला कपड़ा, और उनको इनसे पहचान लो, उनको भाषा से पहचान लो, उनको शक्ल से पहचान लो, मंदिर मस्जिद, ये मस्जिद, वो ज़मीन मेरी, वो ज़मीन तेरी, यही सब चल रहा है। इकनॉमी कहाँ जा रही है? बेरोज़गारी कितनी है, लोगों के पास खाने को खाना नहीं। क्या चाह रहे हैं आप? क्या बनाना चाह रहे हैं इस मुल्क को? घर घर तिरंगा पहुंचा रहे हैं इस बार। 13 से 15 अगस्त तक बीच में हर घर तिरंगा योजना चल रहा है। अच्छा, मुझको आजादी का अमृत महोत्सव बन रहा है। आपको तिरंगा पहनना चाहिए, आप हरा कपड़ा पहन के बैठे हैं। सुनिए, ये भी तिरंगे का एक रंग है। मैंने हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी पार्टियां देखी, लेकिन मैंने बीजेपी से ज़्यादा अच्छी पार्टी, हिपोक्रेसी वाली पार्टी नहीं देखी। क्यों नहीं देखी मालूम? जिस संघ ने 57 साल तक तिरंगा नहीं फहराया अपने कार्यालय के ऊपर नागपुर के, आज उनके लोग आकर कह रहे हैं कि तिरंगा फहराइए, तिरंगा फहराइए। तिरंगे से इतनी मोहब्बत हो गई आज। जिन लोगों ने तिरंगा नहीं फहराया, उसका अपमान किया, उसको देशभक्ति जगा रहे हैं, राष्ट्र प्रेम बढ़ा रहे हैं, फिर आपको क्या दिक्कत? भाई, मैं अपने घर में रहता हूँ और आप मेरे घर में आके कहें कि आप अपने घर से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, तो मैं आपको क्या कहूँगा? आप मेरे घर में हैं, आप कहें कि ये तुम्हारा घर है, मैं कहूँगा हाँ। कहेंगे अपने घर से मोहब्बत है। अरे मुझको तो है भाई। अब क्या मैं चिल्लाऊं जाकर बाहर कि मुझे मेरे घर से मोहब्बत है, मुझे मेरे बिल्कुल। देखिए, झंडा बिल्कुल लगेगा। झंडा हमारे दिलों में लगा है, बीजेपी का छत पर लगवाएगी, वो तो हमारे दिलों में लगा है। झंडा भी लगेगा, हम अपने दिल से लगाएंगे और हमें फक्र होता है जब हमारा झंडा लगता है, वो बात ठीक है। लेकिन आप हमको बताएं कि जो लोग 57 साल तक तिरंगा नहीं फहराए, आज वो हमको सिखा रहे हैं आकर देशभक्ति। जो लोग आज़ादी की लड़ाई में कहाँ थे नहीं मालूम, आज वो नेहरू को गाली दे रहे हैं, आज वो गांधी जी को गाली दे रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई में योगदान नहीं था? किसका योगदान? वीर सावरकर, तभी तो लिखे जाते हैं। हाँ, बहुत सही कहा आपने। इतना योगदान था कि उन्होंने कहा था कि ये लो माफीनामा, हमको छोड़ दो। और वही भगत सिंह जी ने, वो तो उन बचने की एक होशियारी थी उनकी। हाँ, ये सारी होशियारी, मास्टरमाइंड, ये सारी होशियारी, ये सारा मास्टर स्ट्रोक जो है सावरकर जी को पता था, लेकिन भगत सिंह जी को नहीं पता था। उन्होंने कहा मुझे माफी नहीं लिखना, मुझको फांसी चढ़ना है। वो फांसी चढ़ गए। ये सारा जो मास्टरमाइंड और ये सब था, ये चंद्रशेखर जी को नहीं पता था। उन्होंने एक गोली बची थी, अपने मार ली थी कि अंग्रेज की गोली से नहीं मरूंगा। ये सारा जो है देश के जो मुसलमान, दलित, आदिवासी जो जंग आज़ादी में अपनी जान दिए, उनको नहीं पता था। उन्होंने कहा मुझको काले पानी की सज़ा दे दो, लेकिन मैं देश के लिए लड़ूंगा। लेकिन एक आपको पता था कि हाँ, हमको यहाँ पर ये करना है, और आप निकलने के बाद क्या किए? कौन सा लड़ाई लड़े? ट्यूनेशन थ्योरी कौन लाया इस मुल्क में सबसे पहले? जिन्ना लाया। जिन्ना तो बाद में लाया, पहले कौन लाया? ट्यूनेशन थ्योरी की बात किसने की? तो बढ़िया चल रहा है ना। क्या बढ़िया चल रहा है बताएं? 8 साल से कितना अच्छा चल रहा है, सब चीज में बढ़िया आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ पर बढ़ रहे हैं ये तो बताएं। दुनिया में नाम हो रहा है। जो बाइडन अब पूछ रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ है, उनको ढूंढ के हाथ मिलाते हैं। आपने वीडियो देखा था? हाँ, हमने देखा था। ये है हमारे सुप्रीम पावर, ये है हम लोग, ये है सुप्रीम पावर। सही करे। वही तो मैंने सैटेलाइट में फोटोज देखी कि चाइना कहाँ चला रहा, पाकिस्तान किस तरह से बदतमीजी कर रहा है। एक छोटा सा देश अगल बगल के आजू बाजू, नेपाल आंख दिखा रहा है। ये कौन सी आपकी जो है पॉलिसीज हैं? अरे तो ये छोटे मोटे देश है, उधर बड़े देश नहीं ढूंढ रहे थे। हाँ, वो चाइना भी तो छोटा देश है। अरे वो थोड़ा बहुत आ गए तो क्या दिक्कत है? थोड़ा बहुत आ गए। भाई साहब देखिए, इस मुल्क को अगर बढ़ाना है तो इस मुल्क को इकोनॉमी पे ध्यान देना पड़ेगा। ये कह के नहीं चलेगा कि मैं प्याज नहीं खाती हूँ तो प्याज का बढ़ने दो रेट। ऐसा नहीं है। इस मुल्क के अंदर लोग प्याज भी खाते हैं। तो देश के हित में ही जा रहा है ना। कहाँ पर जा रहा है? खर्चा किया जा रहा है। लोग झंडे घर घर पहुँचाए जा रहे हैं। कितने स्कूल बनाए मोदी जी ने?
जियो यूनिवर्सिटी। कितने जो है हॉस्पिटल्स बनाए गरीबों के लिए, कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई गरीबों के लिए। राशन मिला कि नहीं मिला? कौन सा राशन? वो जो कह रहे हैं कि झंडा लो तब राशन देंगे, वो तो इस बार है ना, इस बार है। और उसके बाद से राशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? हाँ, उसके बाद फिर अभी इलेक्शन के बाद राशन। टीका मिला कि नहीं मिला? वैक्सीन लगी कि नहीं मिली? भाई साहब, इस मुल्क के अंदर पहली बीमारी कोरोना नहीं आई है, इसके पहले पोलियो भी आया और भी बहुत सी बीमारियां आई हैं। और जो यहाँ पर आपके जो ये टीका लगता है इतना बड़ा, वो कांग्रेस के वक्त में लगता था, फ्री में लगता था। ये सरकार कोई पहली बार फ्री में नहीं लगवा रही है, लेकिन दिखाना मैनेज इतना किया है कि एक रिपोर्ट में बताते हैं कि 40 लाख लोग मरे हैं इस मुल्क के अंदर। शमशान घाट नहीं मिला है बेचारों को, किनारे दफनाए गए हैं, कुत्तों ने लाशें नोची हैं इस मुल्क के अंदर। वो सब भूल जाएंगे हम लोग? तो जनता कैसे भूल जाती है फिर इसको? जनता भूलती नहीं है, जनता याद रखती है। लेकिन सुनिए होता क्या है, बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। देखिए, जब एक लीडर, जब एक आदमी कहता है कि 80%, 20%, इस तरह की बात जब करता है, देखिए होता क्या है कि इस मुल्क में ये बात मैं मानता हूँ कि आरएसएस ने और बीजेपी ने बहुत ही तगड़े तरीके से ईवीएम हैक नहीं किया है, लोगों के माइंड को हैक किया है। कैसे निकलेंगे इससे आप? ये निकलेंगे हम देखिए, होता क्या है कि जो विपक्ष है वो जो है कमजोर है। वो क्या करता है, सरकार को फुलटास गेंदे देता है और सरकार छक्का मारती है। ओवैसी साहब सुनिए, ओवैसी पार्टी में पूरा मौका मैं ना सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना, सुनिए तो ओवैसी साहब की अगर आप पार्लियामेंट की स्पीच देखिए तो उन्होंने कितनी बढ़िया यार कर मारी है, सीधा मिडिल स्टम्प पर लगी है। बीजेपी चारों खाने चित हो गई है। इस तरह की पॉलिसी अपनाने की जरूरत है। विपक्ष मैदान मुस्लिम नहीं, मुस्लिम नहीं। देखिए, हम मुस्लिम की बात नहीं करते हैं। अच्छा, हम मुस्लिम की बात कर रहे हैं तो क्या दर्द है लोगों को? तो फिर वो हिंदू की बात करें? नहीं, अगर हम कह रहे हैं, सुनिए एक बात सुनिए, मान लीजिए ये टेबल है, इसके 4 पाव आपको दिख रहे हैं। अब एक पाव मैं काट दूं और बोलूं ये टेबल खड़ी रहे, तो टेबल नहीं खड़ी हो सकती ना, टेबल तो गिर जाएगी। उसी तरह ये टेबल मानिए मेरा मुल्क है, और ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई। अब मैं कह रहा हूं कि जो रिपोर्ट्स हैं इस मुल्क के अंदर, वो कह रही हैं कि मुसलमान का जो पाया है वो एकदम लाचार हो चुका है, कमजोर हो चुका है। तो मैं कह रहा हूं कि भाई इस पाए पे रंदा लगाओ, इस पाइप को कीले ठोको, मजबूत करो, ताकि ये मेज मेरी मजबूत रहे। तो आपको क्या दिक्कत है कि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम मुस्लिम बात कर रहा है? इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा जो गरीब है वो मुसलमान है, सबसे ज्यादा एजुकेशन में जो पीछे है मुसलमान है, और सबसे ज्यादा जेलों में जो आ गया है वो मुसलमान है। तो जब मैं कह रहा हूं कि इस पाए को मजबूत करो, तो क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तो अपने मुल्क को मजबूत करने की बात कर रहा हूं ना। सारे मुसलमान अगर ओवैसी यानी आपकी पार्टी में आ जाएंगे तो उनकी हालत सुधर जाएगी? मैं हालत सुधरने की बात नहीं कह रहा हूं। मैं और मेरी पार्टी, मेरे सदर ये कहते हैं कि अपने हक को मांगना सीखो। तुम वोट कर रहे हो किस लिए? तुम वोट कर रहे हो कि बीजेपी को हराना है। मैं कह रहा हूं तुम वोट इसलिए करो कि तुमको तुम्हारे बच्चों को पढ़ाना है। तुम हराना नहीं है, पढ़ाने की बात करो। ओवैसी साहब ये कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम उसको वोट ही दे दो। वो कह रहे हैं कम से कम अपने अंदर ऐसा जज्बा तो पैदा करो कि तुम्हारे बीच में जो लोग वोट मांगने आते हैं तो कम से कम उनसे कह तो सको, भैया तुम जीतोगे तो हमको क्या दोगे? तुम तो आते हो, कह देते हो कि भैया बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को रोकना है। अरे आके हमसे ये भी तो कहो कि भैया अगर हम जीत गए, तौफीक भाई अगर हमको वोट दे दोगे तो हम तुम्हारे मोहल्ले में एक स्कूल खुलवाएंगे जहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ेंगे। तब तो ये बात समझने वाली है। एक आखिरी सवाल, आपने देखा अभी कुछ दिन पहले जो स्मृति ईरानी है, इनकी बेटी चर्चा में आई थी। गोवा में एक बार और रेस्टोरेंट की बात चल रही थी कि वहाँ पर इनकी बेटी रेस्टोरेंट चलाती हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि स्मृति ईरानी ने कहा कि वो अभी लड़की है, बच्ची है, मासूम है, वो पढ़ रही है। विपक्ष वाले हंगामा कर रहे हैं कि नहीं, वो उसी के नाम रेस्टोरेंट है, बार है। तो क्या एक केंद्रीय मंत्री की लड़की अब बार या रेस्टोरेंट नहीं चला सकती? देखिए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि एक महिला का मामला है, एक बच्ची का मामला है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। और जो आपने जो मुद्दा बताया है, मैं इसके बारे में यकीनन मैं जानता भी नहीं हूं कि क्या हुआ। मैं इस मुद्दे, लेकिन अगर मैं जानता भी होता तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि वो उसका एक पर्सनल मामला है। मैं यही तो कह रहा हूं ना, बीजेपी जो कहती है कि आप क्या खाएंगे, आप क्या पिएंगे, आप क्या पहनेंगे, आपको ऐसा चलना है, हम कह रहे नहीं। हंगामा इसलिए भी हुआ था क्योंकि बीजेपी का जो एक प्रोपेगेंडा है खाने को लेकर, आपने बिल्कुल कहा, बिल्कुल उस रेस्टोरेंट में मांस यानी मीट भी परोसा जाता था, बियर भी परोसा जाता था। तो इस वजह से और चर्चा में आया कि एक जगह कि उनके मंत्री यानी उनकी माता जी हैं, इधर किस तरह से बात करती हैं, वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में ये सारी चीजें होती हैं। नहीं, तो यही तो मसला है ना। आप कहीं मत जाइए, आप तो मुल्क के अंदर ही आ जाइए। मैं बता रहा हूँ, गोवा में जाइए, आपको बीफ कहती है बीजेपी खाइए, और यहाँ पर कहती है हाँ, और यहाँ पर कहती है कि नहीं खाइए। मतलब वहाँ पर यम्मी है और यहाँ पर तुम्हारी मम्मी है।
क्यों है? क्योंकि जो यहाँ पे वोट चाहिए तुमको, वहाँ पे उनका उस तरह से वोट मिलेगा। तो जहाँ पे जिस तरह से वोट मिल रहा है वहाँ पर बीजेपी वाले वैसे हो जाते हैं। अरे आपके पास एक एजेंडा है ना, उस पर रहो। साउथ में आप जाते हो, वहाँ पे आपकी राजनीति बदल जाती है। नॉर्थ में जाते हो, वहाँ राजनीति बदल जाती है। इधर गोवा साइड आते हो, राजनीति बदल जाती है। और यहाँ पर रहते हो तो बेचारे हमारे हिंदू भाइयों को जो है भड़काते हो, बेवकूफ़ बनाते हो। तो ये अब बदलो। और मैं विपक्ष से आपके मीडिया द्वारा एक चीज़ कहना चाहूँगा कि होश में आओ, आंखें खोलो और लड़ो। जिस तरह से ओवैसी साहब बोलते हैं उन्हीं से सीख लो, उनसे ही बोलने का तरीका सीख लो, या उनको फ़ोन कर दिया करो कि ओवैसी साहब कुछ बोलना है, कुछ अच्छे से हमको जो है टॉपिक्स दे दीजिए। तो ओवैसी साहब मैसेज कर देंगे, ले भैया बोल दे, तू ही बोल दे। सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं बता दूं आपको, इस मुल्क के अंदर गॉडसे की विचारधारा को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। अगर हम गांधी जी की विचारधारा को, अंबेडकर जी की विचारधारा को, भगत सिंह जी की विचारधारा को अगर हम इस मुल्क के सामने नहीं लाएंगे और हम नहीं बताएंगे तो फिर हम समझ लीजिए विपक्ष फिर सच में ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास जो विचारधारा है वो इन्हीं की है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। हमारे पास भगत सिंह जी की विचारधारा है, चंद्रशेखर जी की विचारधारा है, अंबेडकर साहब की विचारधारा है। अगर हम इन सब की विचारधाराओं को नहीं सामने लाएंगे कि ये है विचारधारा जो असली है, गॉडसे की विचारधारा नहीं है, तो विपक्ष खत्म हो वीर जाएगा। सावरकर की विचारधारा नहीं चाहिए हमें, गेवार की विचारधारा नहीं चाहिए। ये सब चल रहा है ना। वही मैं कह रहा हूँ, इसके मुकाबले में आपके पास क्या है? हमारे पास तो है, हमारे पास हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हैं। आप बात करके देखिए हमसे, हम अपने अम्बेडकर जी की विचारधारा को तुम्हारे सामने रखेंगे और मुकाबला करके बताओ। आज हिंदुस्तान की मीडिया जो मुकाबला नहीं कर सकती ओवैसी साहब का, क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उनके पास एक विचारधारा है संविधान की। आपके पास काहे की विचारधारा है? आप तो बैठते हो, अगर आप गुजरात चले गए इलेक्शन लड़ने तो आप कुछ और राजनीति कर रहे हो, आप उधर चले गए इलेक्शन लड़ने तो आपके पास एक विचारधारा है कि नहीं? आप क्या डर रहे हो? आप गॉडसे का नाम लेने से डर रहे हो? आप समझ रहे हो, कांग्रेस गॉडसे का नाम लेने से डर रही है। आपको ले रही है, बराबर नाम ले रही है। अरे इनके नेता जो उछल उछल के जो बयान देते हैं, जब CA/NRC का प्रोटेस्ट होता है तो कुछ कुछ कहते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं। अगर 3 तलाक का मसला होता है तो कुछ, नेता खुद ही बेचारे ईडी के तो चक्कर में यही तो है। वो ईडी के चक्कर में मसला नहीं होता है। जब एक लीडर, जब ओवैसी साहब हैं, हमको बताते हैं हमारे पास संविधान की विचारधारा है, उनका हर एक कार्यकर्ता संविधान की बात करता है और डट के बात करता है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? उनको आकर कहना चाहिए ना कि हमारे पास गांधी की विचारधारा है, इस पर सब बात करो। लीडर से फर्क पड़ता है, लीडर कैसा है। तो इस मुल्क के अंदर विपक्ष के पास अगर कोई लीडर है मजबूत इस वक्त, तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। मेरे अलावा उसके सामने कोई नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।